अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीई वेव्स इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। ओके, टीई के ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है AMT2 की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। हम ये देखते जाएं। ओके, तो ये आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 16 है, 16 है। इसका बी पार्ट है टीई वेव्स इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। लास्ट वीडियो में हमने वेव गाइड का जो इंट्रोडक्शन था और इसमें जो इक्वेशंस थी ग्रिफ्थ की बुक के अकॉर्डिंग वो हमने स्टडी कर ली थी। अब इसका बी पार्ट है रेक्टेंगुलर के लिहाज से। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हम ग्रिफ्थ की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो ग्रिफ्थ की बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये उसकी बुक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ओके, तो सबसे पहले देखें कि जो यहाँ डायरेक्ट ना इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जो मेरे पास ये इक्वेशन है। ओके, अब इसके पीछे कई प्रेम कहानी है कि ये इक्वेशन कैसे आई है, लेकिन इन शॉर्ट मैं बताने की कोशिश करूंगा। डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि ना आउटलाइन में डेरिवेशन का तज़किरा है और ना ही गिरफ्त की बुक में आउटलाइन का तज़किरा है। तो हम इसलिए डायरेक्टली इसको करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए रेक्टेंगुलर वेव करके ये शेप है। इसमें जो हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ए है ये हाइट है, जो बी की है विड्थ है। ओके, ये हाइट है और बी की है चौड़ाई है, विड्थ है। ओके, तो इसमें यहाँ मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो ए की होगी वैल्यू हमेशा बी से ज़्यादा होगी, यानी कि ए इज़ ग्रेटर देन होगा बी। ओके, इधर मेंशन नहीं है, आप इधर नोट कर लीजिएगा। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन कैसे आई है। ओके, यानी कि देखें ना, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेव गाइड है रेक्टेंगुलर की, जो कि हमारे पास ये है। ओके, तो जिसकी हाइट ए है और विड्थ बी है और ए की वैल्यू हमेशा बी से ज़्यादा होनी चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोपगेशन ऑफ टीई वेव्स, यानी कि हमारा जो मेन मकसद इस टॉपिक में वो ये है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव्स की जो प्रोपगेशन है, जो ट्रेवलिंग है, वो हम देखना चाह रहे हैं रेक्टेंगुलर वेव में। ओके, तो अब जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम 181 इक्वेशन को सोल्व करना। अब 181 इक्वेशन क्या है, ये लास्ट वीडियो में हमने ये स्टडी किया हुआ कि इक्वेशन कैसे ड्राइव की हुई है। मैं इधर अगेन नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारे पास यानी कि जो मेरे पास 16 का ए पार्ट है, इस वेव गाइड में हमने इसका तज़किरा किया हुआ है। तो इसको हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, और फिर इसको हम जो रिजल्ट्स होगा वो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के थ्रू निकालेंगे। ओके, पहले हम जनरल जो वैल्यूज हैं कि हम जो ये इक्वेशन बुक पर मेंशन किस तरह ड्राइव करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे पास ये हमने के सी इज इक्वल टू ई जी इज इक्वल टू जी। ओके, इसी तरह हमारे पास था ये के सी बी जी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास था फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और ये था हमारे पास फॉर मैग्नेटिक कंपोनेंट। ओके, टू डिमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए जो हमारे पास सोल्यूशन था वो हमारे पास ये था। ये हमने लास्ट वीडियो में इस पर स्टडी की हुई है। ओके, अब चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं टीई वेव को, किसकी, टी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव को। ओके, तो अभी इसको स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, इन दोनों का यूज होगा। अच्छा, पहले ये समझ लें कि टीई वेव है क्या है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव का मतलब क्या है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस रेक्टेंगुलर में मूव करती है, वेव गाइड में मूव करती है, तो उस जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन के नॉर्मल पर होती हैं। उसको हम टीई मोड्स कहते हैं रेक्टेंगुलर वेव गाइड में। यानी कि जो हम सपोज करते हैं इस जी एक्सिस के अलोंग हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ट्रेवल कर रही हैं। ओके, ये तो हो गया मेंशन। अब हम जाने ई एम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि ई एम वेव्स जब ट्रेवल करती है उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। तो जिसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है वो इसकी डायरेक्शन की, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह है तो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा वो इसके नॉर्मल पर होगा, यानी कि जो इधर एंगल बनेगा, यहाँ एंगल होगा, वो हमारे पास क्या होगा, 90 का होगा। हम जानते हैं कि एंगल 90 का होता है। ओके, तो ये हमारे पास इसका मतलब है टीई वेव्स का। तो खैर अब हम क्या करें, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंस बनेगा वो हमारे पास होगा और पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल वाई स्क्वायर पार्शियल के सी स्क्वायर बी जी इज इक्वल टू 0।
ये फॉर हमारे पास क्या है, टीई मोड के लिए, टीई वेव के लिए है। यानी कि सॉरी मैंने पहले गलत बताया कि जमा नहीं करना, बल्कि अगर हमने टीई वेव को स्टडी करना है ना, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव को स्टडी करना है, तो फिर हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है, यानी कि ये लैप्लासियन इक्वेशन है ना हमारे पास, तो हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल है। ओके, तो अब वो स्केयर है तो उसकी वजह से यहाँ भी स्केयर आ जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ओके, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और हम ये 2 डायमेंशन में देख रहे हैं। ओके, इसको हम 3 डायमेंशन में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास, यानी टीई को जब स्टडी करना है तो इसको स्टडी करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अगर टी एम होता तो फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। और जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब क्या, कि जो हमारे पास है, जो हमारे पास ये इसकी वैल्यू भी 0 होगी, और जो हमारे पास होगा बी जीरो पास, एक्स के लिहाज से भी वाई के लिहाज से भी 0, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक्स से लेकर एक्स से ए तक, वाई 0 से लेकर वाई ए तक, ये है हमारे पास। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब हम एक्स की लॉन्ग देखते हैं, ये 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इज इक्वल टू ए है, यहाँ क्या है, वाई इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ क्या है, वाई इज इक्वल टू बी है। ओके, तो ये इस केस में हमारे पास ये इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब जो मेरे पास ये है ना इक्वेशन, हमारे पास अब मेन इक्वेशन यही है ना। अब इस इक्वेशन को हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के थ्रू, ओके, ये हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 में स्टडी करते हैं। इस पर बाकायदा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज बनी हुई है, क्वांटम 1 की भी बनी है, क्वांटम मैकेनिक्स 2 की भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। उसमें जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है उसको हम डिटेल में डिस्कस किया जब हम डब्ल्यू के मेथड को स्टडी करते हैं। एक होता था हमारे पास वेरिएशन मेथड होता था, एक डब्ल्यू के मेथड। जब हम डब्ल्यू के मेथड को स्टडी करते थे तो उसमें हम सेपरेशन वेरिएबल्स को डिटेल में यूज़ करते हैं, इनके फार्मूलाज। तो अब उस सेपरेशन वेरिएबल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को हम लिखेंगे इस इक्वेशन की फॉर्म में। यानी मतलब क्या है कि जब हमारे पास ये बी जी है ना, हमारे पास जो ये बी जी है, जो हमारे पास मैग्नेटिक का कंपोनेंट है अलोंग दिस जी, ये कंपोनेंट होता है, बी कंपोनेंट किसका, एक्स और वाई का कंपोनेंट है। ओके, खैर अब हम क्या करते हैं कि इसको पर हम सेपरेशन वेरिएबल्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस से हम इस इक्वेशन में चले जाएंगे। डायरेक्ट हम इधर कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे एक्स वाई से, इससे यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी कर देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स एक्स से ये वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो खैर इधर एक दो स्टेप यानी कि नहीं लिखे हुए तो आप वो खुद लिख लीजिएगा। सिंपल क्या किया है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, इधर भी एक्स कर दिया, एक्स वाई डिवाइड, इधर भी एक्स वाई, और इधर भी एक्स वाई, और इधर भी, ये तो जीरो ही रहिएगा। अब जो यहाँ होगा ये वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स वाई इस वाई से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जीरो ही रहेगा। तो अब क्या होगा, यानी कि चलिए मैं लिख ही देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो लेंथ ही ना हो, चलिए फिर भी हम लिख लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो हमारे पास क्या 1 ओवर वाई है, पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर ओवर पार्शियल की इज इक्वल टू 0। ओके, ये है, ये जब हम कटिंग के बाद ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसको हम यहाँ, ये इसको हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास नेगेटिव के सी स्क्वायर बन जाएगा। तो अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव के सी स्क्वायर इस तरह लिख सकता हूँ। एंड इसको भी इस तरह लिख सकता हूँ, पार्शियल स्क्वायर वाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव के सी स्क्वायर, इसकी को लिख सकता हूँ। ओके, ये देखें यही लिखा हुआ है। 2-3 स्टेप मैं नहीं लिखे हुए हैं, तो वो आप इधर मेंशन करके इधर हम लिख सकते हैं। डन हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ के एक्स, ये एक्स है तो इधर भी एक्स आएगा, और ये वाई ये लॉन्ग है। तो अब ये मैं मेंशन है 183 है, अब 2 है, अब 183 खुद बना जाएगी, यानी कि कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। यानी कि जो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, ये के सी के इक्वल है, के सी के इक्वल है, किसके, ये वाला कंपोनेंट किसके इक्वल है, के सी के इक्वल है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास ये 183 इक्वेशन बन चुकी है। अब जो मेन आ जाता है हमारे पास इसमें, वो ये आ जाता है, अब इसको और इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पास ये है। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास ये है इक्वेशन, देखिए देखिए रखती है, कहाँ देखिए ज़रा,
सोचना पड़ेगा। ये चूंकि देखिए मेरे पास क्या है, ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा जो आंसर होता है वो साइन और कॉस के फॉर्म में आता है। ओके, तो अब चूंकि हम एक्स के लाउंड देख रहे हैं, तो ये एक्स से आएगा। अब इसके लिए हम अभी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इसके लिए अब हम देख रहे हैं आंसर सोल्यूशन। तो ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका आंसर हमारे पास इस इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। ओके, तो यानी कि क्या करेंगे, हम इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अब हम ये लिखा हुआ है, ये देखिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अच्छा, ये बाउंड्री कंडीशन मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या बाउंड्री कंडीशन है, ये इधर मैंने बता दिया हुआ है, किधर है, ये देखें। ओके, तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये इक्वेशन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास बनेगा के ए कॉज के एक्स नेगेटिव के बी साइन के एक्स, और ये एक्स, ये देखें कि जब इसका डिफरेंशिएट का कॉज बन जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन बन जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि फार्मूले के मुताबिक। ये हम जानते हैं इंटीग्रेशन में हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो अब जो बाउंड्री कंडीशन है, ये बाउंड्री कंडीशन है, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या होगा कि जो हमारे पास कॉज वाला कंपोनेंट है वो जीरो इक्वल हो जाएगा और साइन वाला बच जाएगा। ओके, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू है साइन की एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसकी इक्वल लिख सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में ये मेरे पास क्या है, ये जीरो की इक्वल है, तो यहाँ जो मेरे पास की एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास जीरो की इक्वल हो जाएगी। ओके, सॉरी जीरो नहीं, एन पाई की इक्वल हो जाएगी। और यहाँ से जो मेरे पास की एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू एन पाई ओवर ए। क्या हो जाएगी, एन पाई हो जाएगी। यहाँ जो हमारे पास एक्स है उसको हमने ए की इक्वल लेट कर लिया है। अब जो हमारे पास ये वैल्यू फार्मूला हमारे पास ना एक्चुअली साइन का, कि जब हमारे पास साइन की एक्स या कोई भी यहाँ वैल्यू वो इक्वल टू जीरो आके उसको हम इसके इक्वल कर लेता है। ये भी हमने डब्ल्यू के मेथड में स्टडी किया हुआ है। जब हमने आई थिंक सेकंड लॉस्ट पोर्शन था उसमें हमने ये वैल्यू निकाली थी। खैर उसमें हमारे पास जीरो पोटेंशियल भी आ जाता था, जीरो पोटेंशियल जो फार्मूला था ग्राउंड स्टेट वाला भी आ जाता था, तो वो अलग डिटेल है, लेकिन हम इधर जनरल जो है डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं इसका। तो ये मेरे पास आंसर किसका आ गया, की एक्स का। अगर यही सेम प्रोसेस अब हम इसके सेकंड इक्वेशन करेंगे तो मेरे पास के वाई इक्वल टू ये आ जाएगा। इधर एम था, इधर मेरे पास एन है। ओके, और इनकी जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन चलती चलती है। तो अब अगर इस पर थोड़ा सा तवज्जो करें, कहाँ गई कंपोनेंट मेरे पास, ये वाली देखें कि जैसे इसको हमने सॉल्व किया, इस फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब ये इक्वेशन में क्या शो कर रही है, ये क्वेश्चन में ये शो कर रही है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो हमेशा वेव गाइड में प्रोपगेशन के अलोंग ही मूव करती है। यानी कि ये देखना है मेरे पास ये वेव गाइड है, तो हमने जो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो इस तरह ट्रेवल करेगी। ओके, ये तो हो गया। अब जो इसके अदर कंपोनेंट, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट्स भी होता है। ओके, तो जब इसका जो अदर कंपोनेंट्स होंगे वो इस एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग जो होंगे वो स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्टैंडिंग वेव्स। और यही वजह है कि जो हमारे पास इधर था, हमारे पास ये नेगेटिव का साइन इसको शो कर रहा होता है कि जो हमारे पास जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रेक्टेंगुलर वेव गाइड में मूव करती है, ट्रैवल करती है, प्रोपगेट करती है, तो उसके जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो अदर एक्सिस के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ मिलकर स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं। ओके, तो अब जो मेरे पास ये दो इक्वेशन को सोल्यूशन लिया है, इस दोनों सोल्यूशन को हम इस सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। बी इज इक्वल टू बी नॉट कॉज एम पाई एक्स ओवर ए कॉज एन पाई वाई ओवर बी है हमारे पास। ओके, ये 186 इक्वेशन है। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड TEMN मोड। ओके, यही हमारे पास ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक जो मेरे पास वेव्स होती हैं रेक्टेंगुलर वेव गाइड में। ओके, तो अभी यहाँ वही तस्करा किया गया कि जो मेरे पास हाइट है वो हमारा क्या है, जो ए है वो हमेशा बी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो मेरे पास है कि वेव नंबर इधर ऑब्टेंड किया गया है, कि इस जो हमारे पास वेव नंबर है के है वो किस तरह ऑब्टेन किया गया है
कि 184 एंड 185 की वैल्यूज़ को हमने 183 में पुट कर दिया है, यानी कि जो मेरे पास के एक्स और के वाई की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया है। तो जो मेरे पास वेव नंबर है वो आ गया है इस इक्वेशन की फॉर्म में 187 इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास ये वेव नंबर बन चुका है। अब यहाँ जो मेरे पास है इस WMN की वैल्यू दी गई है जो आपके मेरे पास है इसकी इक्वल है। ओके, तो यहाँ जो WMN है ये मेरे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक कह ले एक पैमाना है, एक मेजरमेंट है, ये एक स्केल है कि अगर जो रेक्टेंगल जो वेव गाइड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है अगर उसकी वैल्यू इससे कम हुई, WMN से कम हुई, तो वो जो वेव होगी वो रेक्टेंगुलर वेव में मूव नहीं कर सकेगी, ट्रेवल नहीं कर सकेगी। हाँ, अगर इससे ज़्यादा होगी वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी की तो वो आसानी मूव कर पाएगी। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास इसकी इक्वल होती है। ओके, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमारे पास इसका है। तो फ्रीक्वेंसी लेस देन दिस विल नॉट प्रोपेगेट एयर, यानी कि जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर वेव गाइड है इसमें अगर वो वेव गाइड जिसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो वो इसमें मूव नहीं कर पाएगी, बल्कि उधर अटेनुएशन प्रोड्यूस होती रहेंगी, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेंगे। और अगर उस कोई ऐसी वेव सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो इसमें आसानी विद यानी कि बहुत कम अटेनुएशन के साथ जो वेव होगी वो प्रोपेगेट कर सकेगी। यानी कि मतलब क्या हुआ कहने का कि जो TE और TM ही सिर्फ जो वेव्स होती है ना वो सिग्नल तो वो ही ट्रैवल कर सकते हैं रेक्टेंगुलर वेव गाइड में। जो होती है ना मेरे पास TEM वेव गाइड वो ट्रैवल नहीं कर सकती। अब मैं ये क्या कहानियाँ बता रहा हूँ ये देखें। जो हमने लास्ट वीडियो स्टडी की, लास्ट वीडियो में हमने TE TM और TEM को वेव को स्टडी किया था। जो TE और TM यानी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव्स, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव, ये जो वेव्स होती हैं दोनों ये आसानी इजीली जो होते हैं ट्रैवल करती हैं रेक्टेंगुलर वेव गाइड में। जबकि जो TEM वेव्स होती हैं यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर वेव गाइड में मूव नहीं कर पाती क्योंकि इनकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। तो लिहाजा ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो उस वेव को हम डोमिनेंट वेव का नाम देंगे। ओके, अब जो मेरे पास ये है ओमेगा 10 इज इक्वल टू सी पाई ओ ए, ये मेरे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी की जो डिजिट्स में वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 6.557 गीगाहर्ट्ज़। ये इतनी फ्रीक्वेंसी है। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी इस या इससे ज़्यादा होगी तो वो आसानी जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है उसमें मूव कर पाएगी, अगर इससे कम होगी तो वो मूव नहीं कर सकेगी। तो लिहाजा ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो उस वेव को हम डोमिनेंट वेव का नाम देंगे। ओके, अब जो मेरे पास ये है ओमेगा 10 इज इक्वल टू सी पाई ओ ए, ये मेरे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी की जो डिजिट्स में वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 6.557 गीगाहर्ट्ज़। ये इतनी फ्रीक्वेंसी है। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी इस या इससे ज़्यादा होगी तो वो आसानी जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है उसमें मूव कर पाएगी, अगर इससे कम होगी तो वो मूव नहीं कर सकेगी। तो अब जो वेव नंबर है जो यानी कि जो मेरे पास ये वेव नंबर है इस वेव नंबर को हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जो मेरे पास ये पार्ट था ना ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हमने चूंकि MN के क्या कह दिया, WMN ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कह दिया है, तो ये लिहाजा अब हम ओमेगा की सूरत में लिख सकते हैं। तो इधर जो 1/c होगा इसको हमने बाहर ले जाएंगे तो 1/c रह जाएगा। 1/, क्या है 1/ओमेगा/c है ना, तो C स्क्वेयर है इधर, तो बाहर जाकर हमारे पास 1/c बन जाएगा ये वाला। तो ओमेगा वहीं का वहीं रहेगा। तो ये वाला पार्ट किसकी इक्वल होता है, इसकी इक्वल है। तो ये है, ये कि अब इस वेव नंबर को हमने इन द फॉर्म ऑफ कट फ्रीक्वेंसी लिख दिया हुआ है। ओके, जो कि हमारे पास ये है। और हम जहाँ तक जो वेव वेलोसिटी है वो उसका फार्मूला हमारे पास इसके इक्वल होता है। ये हमारे पास वेव वेलोसिटी V इज इक्वल टू ओमेगा/k होता है। k की जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ओके, यानी कि क्या किया है, सिंपल है कि इसमें से कि हमने जो हमारे पास है ना ओमेगा को कॉमन निकाल लिया है। जब इसमें से ओमेगा को कॉमन निकालेंगे तो इधर 1 बचेगा, तो इधर भी हमारे पास ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा इस ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा टर्म। ओके, तो अब ये मेरे पास क्या है, वेव वेलोसिटी है। अब इस वेव वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी का भी नाम देते हैं।
क्वांटम मैकेनिक्स 1 में जब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, सॉरी पहला चैप्टर था, उसमें हमने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को स्टडी किया हुआ था। ओके, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था शॉर्ट क्लास से। तो उधर वे फेज वेलोसिटी था और ग्रुप वेलोसिटी था। तो फेज वेलोसिटी मेरे पास ये होती है, और इसका जो मेरे पास वहाँ से ये आ गया है। ओके, इससे यहाँ से ओमेगा को कॉमन निकाला तो 1 ओवर ओमेगा एम एन ओवर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो जो यहाँ कॉमन निकला होगा उसका कॉमन को इससे कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो अब ये फेज वेलोसिटी है या वेव वेलोसिटी कह लें। तो अब ये क्या शो कर रही है, जो मेरे पास इक्वेशन है कि विच इज़ ग्रेटर देन सी। अब इधर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड में जो वेव ट्रेवल करती है उसकी स्पीड वेव ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होती है। अब वेव स्पीड ऑफ लाइट की जो किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। यानी कि कायनात में सबसे जो हाईएस्ट स्पीड है वो स्पेस में, वो हमारे पास किसकी है, इसकी है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो इससे भी ज़्यादा ऐसी वेव जो वेव गाइड में ट्रैवल करती है उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होती है। अब इस फेज वेलोसिटी को जब हम ग्रुप वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे, अब ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है जी, वी जी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है जी, डी ओमेगा ओवर डी के होता है। ओके, ये ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला है, और फेज वेलोसिटी का मेरे पास ये फार्मूला है। ओके, फेज वेलोसिटी का ऊपर फार्मूला ये है, जब फेज को हम ग्रुप की फॉर्म में लिखेंगे, ग्रुप वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, तो यही आज का हमारा खासा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर।